नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे और काफ़ी दिनों के बाद आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अभी आपके जो आने वाले एग्जाम है जैसे कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का है, एचपीएसएससी की और भी एग्जाम है, उनकी तैयारी देखो अगर आप अभी से अच्छे से करते हैं तभी आपकी सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और ये हिस्ट्री हो गया, एचपीजी हो गया, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग जो है वो सब्जेक्ट माने जाते हैं, ये सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प आपकी करते हैं। तो इनके ऊपर हम पहले से ही फोकस करते आए हैं और आगे भी इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे। बाकी तो पॉलिटी और जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारे थोड़े थोड़े चलते रहेंगे साथ में, इनके ऊपर भी आप अपनी कमांड बनाए रखें। तो अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 20 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलते हैं द गुप्ता किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वाज। तो बोलते हैं द विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन सा था, गुप्त राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था। तो ये टाइटल जो था वो धारण किया गया था किसके द्वारा, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य का टाइटल जो था वो धारण किया था। ये खुद को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जो था वो कहलाता था। अगर हम बात करें इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसने अपनी राजधानी जो था वो एक उज्जैनी में इसने राजधानी बनाई थी अपनी, और उज्जैनी के अलावा इसके कार्यकाल के दौरान नवरत्न भी हुए। नवरत्नों में कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, वररुचि, वरामहीद, घटकपर और क्षपणक, ये सब लोग जो था वो आते थे। तो नवरत्न आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायान ने जो था वो किसके शासनकाल के दौरान भारत में विजिट किया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के ही दौरान जो था वो चीनी यात्री फायान जो था वो यहाँ पर आया था, यह आपने ध्यान रखना है। और इसका जो शासनकाल था उसके शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र और उज्जैनी ये शिक्षा के मुख्य केंद्र बनकर जो था वो सामने आए थे, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोलते हैं विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट दी फेमस कैलाश टेम्पल एट शिवा एट एलोरा। तो बोलते हैं कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के शिव के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये शासक था कृष्ण फर्स्ट जो थे, इन्होंने जो था वो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये आपने ध्यान रखना है। आपने राष्ट्रकूट वंश के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती वर्मन के द्वारा की गई थी, इसको दंती दुर्ग भी कहा जाता है। तो इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ये जो राष्ट्रकूट वंश था इसी दौरान जो था वो कुछ अलग अलग जो था वो चीज़ें हुई यहाँ पर, जैसे कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर इनका निर्माण करवाया गया। इनके कार्यकाल के दौरान एक अमोघ वर्ष नामक से शासक हुआ। अमोघ वर्ष जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अमोघ वर्ष कौन से धर्म को फॉलो करता था, तो ये फॉलो करता था आपका जैन धर्म को। और ये जो आपका राष्ट्रकूट वंश था इसके अंतिम शासक कौन थे, कर्क सेकंड जो था वो इसके अंतिम शासक थे। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए आपके। अगला क्वेश्चन देखिए 22 क्वेश्चन। बोलते हैं इन 1528 हु डिफीटेड दी राजपूता एट चंदेरी। तो 1528 की बात करते हैं ये कि 1528 में चंदेरी के राजपूतों को किसने हराया था। देखो, चंदेरी के राजपूतों की अगर हम बात करें, चंदेरी के राजपूतों को किसके द्वारा हराया गया था, तो बाबर इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी सही आंसर है। देखो 1528 में चंदेरी के राजपूतों को जो था वो बाबर ने हराया था। ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। 1528 में एग्जैक्टली बात करें तो 29 जनवरी 1528 को चंदेरी पर जो था वो अधिकार करने के लिए मेदिनी राय पर जो था वो आक्रमण किया गया था। मेदिनी राय जो था यहाँ का शासक हुआ करता था चंदेरी का, और मेदिनी राय को हरा भी दिया गया था यहाँ पर। ये आपने ध्यान रखना है। एक और बैटल इस बाबर के टाइम में हुई थी, वो थी बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा भी इंपॉर्टेंट है, ये 1527 में हुई थी। और बैटल ऑफ खानवा जो थी वो खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच में हुआ था और बाबर के बीच में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। और इससे पहले 1526 में वो पानीपत का युद्ध है आपका, पानीपत का पहला युद्ध, ये भी बाबर के टाइम में हुआ था और ये 1526 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर हम इंडिया में बात करें तो भारत में जो था वो मुगलों का जो रखा गया नींव किसके द्वारा, तो वो बाबर के द्वारा ही रखी गई थी। फिर बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, इस तरह से जो था वो सिनेरियो चला था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं हु ट्रांसलेटेड रामायणा इनटू पर्शियन। तो बोलते हैं रामायण को फारसी में किसने अनुवाद किया था इसका, तो ये ट्रांसलेट की गई थी बदायूनी के द्वारा। बदायूनी, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका पूरा नाम क्या था, उनका पूरा नाम जो था वो था अब्दुल कादिर बदायूनी।
अब्दुल कादिर भी कई बार ऑप्शन में दिया गया हो, जैसे कि अब्दुल लतीफ़ दिया गया है, अब्दुल फजल दिया गया है, तो अब्दुल कादिर बदानी आपने नाम ध्यान रखना है। इसने ट्रांसलेट किया था और इसने किसके कहने पर किया था? इसने अकबर के कहने पर जो था ये ट्रांसलेशन किया था। ये भी आप ध्यान रखें कि अकबर के कहने पर ट्रांसलेशन किया गया। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन में अबुल फजल भी दिया गया है, तो अबुल फजल की अगर आप बात करेंगे ना, तो अबुल फजल भी अकबर के कार्यकाल के दौरान हुआ। अबुल फजल ने जो था वो क्या किया था? अकबर के कार्यकाल के दौरान अकबरनामा एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। इसमें डिटेल हिस्ट्री बताई गई है अकबर की, तो ये अकबरनामा जो था वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इसको। कई बार आईने अकबरी पूछा जाता है, तो आईने अकबरी ये तीसरा वॉल्यूम था, ये भी अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया था। और इसने पर्शियन ट्रांसलेशन भी किया था बाइबल का, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये अबुल फजल के बारे में हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अबुल फजल का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। बोलते हैं हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन अ हीप ऑफ रबिश। तो बोलते हैं कि किसने कहा था कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है इसको रद्दी के ढेर में फेंक देना चाहिए। देखो, साइमन कमीशन जब आया था तो उसका विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ था और इसके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट्स अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा दी गई। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी शिव स्वामी अय्यर के द्वारा। 24 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। शिव स्वामी अय्यर ने जो था ये स्टेटमेंट दी थी, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से आपने क्या ध्यान रखना है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन जो था वो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। साइमन कमीशन जो था वो भारत पहुंचा था 1928 में। 1928 में ये भारत पहुंचा। जब इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ तो विरोध करते टाइम जो था वो लाला लाजपत राय जो था ये उस टाइम बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उसके साथ बीमारी के साथ तो इनकी हालत नाजुक थी ही, परंतु इन्होंने फिर भी विरोध करना चाहा और इन्होंने विरोध किया। जब ये नारे लगा रहे थे तो इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज से इनकी हालत जो था वो थोड़ी सी और भी बिगड़ गई। और जैसे ही इनकी हालत बिगड़ी तो कुछ टाइम के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो था वो भगत सिंह ने बाद में स्ट्रगल किया था और इन्होंने इनकी मृत्यु का बदला भी दिया था। तो ये थोड़ा सा लिंक कर आपने इस तरह से याद रखना है। 1928 में रिपोर्ट आई, लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो लाठीचार्ज यहाँ पर इनके ऊपर किया गया था, तो उसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और उस टाइम लाला लाजपत राय ने कहा भी था कि मेरे ऊपर जो लाठी प्रहार किया गया है ना ब्रिटिशर्स के द्वारा, यही ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो इसी से बाद में चलकर फिर विरोध लगा होने तो भगत सिंह ने जो था वो थोड़ा सा स्ट्रगल किया और सैंडर्स की हत्या भी की थी। एक सैंडर्स थे, उनकी हत्या कर दी गई भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के साथ और भी इनकी टीम शामिल थी और ये 1928 में सैंडर्स की हत्या जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। बाद में चलकर भगत सिंह को जो फांसी दी गई वो कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी वो दी गई थी इनको 1931 में। एग्जैक्टली बात करें तो 23 मार्च 1931 को जो था एक लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। इसमें भगत सिंह इनके साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को जो था वो फांसी दे दी गई थी। तो ये आपने यहाँ से नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं 148 में हु वॉज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक नहीं थे। भक्ति आंदोलन के एक्सपोनेंट की बात करें, प्रतिपादक की बात करें, तो इनमें से जो था वो कौन नहीं थे? इनमें से शंकराचार्य, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये भक्ति मूवमेंट के जो एक्सपोनेंट थे उनमें से नहीं थे। अगर भक्ति मूवमेंट की बात करें तो भक्ति मूवमेंट में मुख्य रूप से कौन आते हैं? मुख्य रूप में इसमें जो है एक तो कबीर आते हैं, कबीर के अलावा इसमें गुरु नानक देव भी आते हैं, रविदास भी आते हैं, रामानंद भी आते हैं। ये सारे जो हैं ये इसमें आते हैं। आपने ध्यान रखना है कि भक्ति मूवमेंट में भी जो था वो दो पार्ट हुए, एक हुआ निर्गुण भक्ति संत, एक हुए सगुण भक्ति संत। तो ये निर्गुण भक्ति संत में सब लोग आते थे। और शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य के द्वारा जो था वो अद्वैतवाद की फिलॉसफी जो था वो दी गई थी। इनका जो प्रिंसिपल्स थे, इनके जो सिद्धांत थे वो अद्वैतवाद से जो था वो फेमस हुए। तो अद्वैतवाद आप जरूर ध्यान रखिए। इन्होंने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना भी की थी, जैसे कि उत्तर में इन्होंने केदारनाथ मठ की स्थापना की, दक्षिण में इन्होंने श्रृंगेरी में मठ की स्थापना की थी और पूर्व में इन्होंने पुरी में जो पूरी जगह का नाम है यहाँ पर मठ की स्थापना की थी और पश्चिम में द्वारिका में इन्होंने मठ की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर मठों की स्थापना की थी? केदारनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और एक द्वारिका। ये चार आपने ध्यान रखने हैं, ज़रूर इनको ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 149, यहाँ पर बोलते हैं बाबर एंटर्ड इंडिया फ्रॉम दी फर्स्ट टाइम फ्रॉम दी वेस्ट थ्रू। तो बोलते हैं बाबर ने पश्चिम में पहली बार प्रवेश किया था कहाँ से?
देखो बाबर की बात करें तो बाबर ने जो था पहली बार प्रवेश किया था वो पंजाब से किया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पंजाब से जो था वो प्रवेश किया था। ये तो आपको पता चल गया कि इसने वेस्ट से जो था वो वेस्ट में पंजाब से प्रवेश किया। परंतु बाबर के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाबर के कार्यकाल के दौरान जो बैटल्स हुई, जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई हो गई, बाबर के कार्यकाल के दौरान खानवा का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ, ये आपने ध्यान रखना है। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस किया है। तो बाबर की मृत्यु आपने ध्यान रखना है कि आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसको दफनाया कहाँ पर गया था, बाद में चलकर इसी के चुने हुए स्थान पर, इसने काबुल में एक स्थान चुना था, वहाँ पर इसको दफनाया गया। तो वो ज़रूर ध्यान रखना है कि काबुल में इसको दफनाया गया। और बाबर के बाद हुमायूं आया और हुमायूं के कार्यकाल के दौरान कन्नौज की लड़ाई हुई, कन्नौज का युद्ध हुआ। ये कन्नौज का युद्ध कौन से ईयर में हुआ था, ये आपके लिए थोड़ा सा काम है, इसको आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अजंता पेंटिंग्स डेपिक्ट सेंसेस फ्रॉम दी। तो बोलते हैं कि अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो किसकी दृश्य जो है वो चित्रित करती हैं। अजंता की पेंटिंग्स जो है वो जातक आपने ध्यान रखना है कि इसके जो चित्रक हैं उनको ये दर्शाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अजंता, एलोरा, ये पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अजंता की पेंटिंग्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहला ही क्वेश्चन इनके बारे में बनता है कि ये कौन से पीरियड को बिलोंग करती हैं। तो ये गुप्ता पीरियड को जो है वो बिलोंग करती हैं, गुप्त कार्यकाल की ये पेंटिंग्स मानी जाती हैं। और इनमें कौन सी स्टोरीज जो है वो डिपिक्ट की गई हैं, तो जातक स्टोरीज जो हैं इनमें डिपिक्ट की गई हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि अजंता की पेंटिंग जो है ये यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। तो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, इनको कौन से ईयर में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो यहाँ से भी आप ध्यान रखिए, अजंता की पेंटिंग से आप अजंता की गुफाओं को जोड़ेंगे। अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं, और महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थित हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित हैं। और फिर अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो कब शामिल किया गया था, 1983 में किया गया था। 1983 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि 1983 में इनको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। और अजंता की ये जो केव्स थी ये सबसे पहली जो था वो सबसे पहली बार इंडिया में लिस्ट की गई थी 1983 में, ये भी पता होना चाहिए। अजंता के साथ साथ एलोरा की जो गुफाएं हैं वो भी महाराष्ट्र में स्थित हैं, और ये भी 1983 में ही लिस्ट में शामिल की गई थी। आगरा का जो किला है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो भी 1983 में ही इस लिस्ट में शामिल किया गया था। और ताजमहल आपका जो कि उत्तर प्रदेश में है वो भी 1983 में ही इस लिस्ट में शामिल किया गया था। और उसके बाद 1984 में बाद में चलकर जो था वो अलग अलग सेशंस यूनेस्को के होते रहे, इंडिया की कुछ साइट्स जो है यहाँ पर आती रही। अगर हम लेटेस्ट वन की बात करें तो लेटेस्ट वन धौलावीरा जो कि एक हड़प्पन सिटी है गुजरात में, उसको 2021 में किया गया था। और 2021 में ही काकातिया एक टेम्पल है, काकातिया रुद्रेश्वरम टेम्पल, ये तेलंगाना में स्थित है, इनको किया गया था। और 2019 में जयपुर सिटी को किया गया। ये अलग अलग चीज़ें होती रही, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 151। ये जो मैं एडिशनल बता रहा हूँ ना इनके बारे में, इसको या तो आप नोट कर लीजिए या तो आप रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज डाटा जो है वो पूछा जाता है उन एग्ज़ाम्स में, जैसे कि आपका क्लर्क हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया, इसमें पूछा जाएगा मैक्सिमम टाइम। आपके और भी जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, बड़े ही कॉमन एग्ज़ाम मान के चलिए, उनमें ये पूछ ले जाता है। कई बार एग्ज़ाम्स में मैच करने के लिए ये डाटा दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी हेल्प होती है आपकी। 151 में पूछते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज प्रोमोटेड बाय द मर्चेंट्स ऑफ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके व्यापारियों के द्वारा जो था वो की गई थी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम स्थापना की बात करें कि किसके व्यापारियों के द्वारा की गई थी, तो ये लिवरपूल के व्यापारियों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लिवरपूल के व्यापारियों के द्वारा जो था वो की गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से ईयर में स्थापित की गई थी, ये 1600 ईस्वी में जो था वो स्थापित की गई थी, ये भी ध्यान रखना है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लाइज की गई थी तो उस टाइम कौन शासन कर रहा था, उस टाइम मुगलों का जो था वो शासन चला हुआ था, मुगल शासन कर रहे थे जब ये स्थापित की गई थी। और ये अकबर के कार्यकाल के दौरान जो था वो स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एक एग्जाम में। तो अकबर तो आपने ध्यान रखना ही है, परंतु आपने ये भी ध्यान रखना है कि एक विजिटर आए थे जिनका नाम था थॉमस रो जो था वो किस मुगल शासक के कार्यकाल के दौरान आए थे, तो ये जहांगीर के शासनकाल के दौरान आए थे। तो जहांगीर का नाम आप यहाँ से ध्यान रखिएगा।
और बाकी अगर आपने टेलीग्राम पर हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @tollexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। अब टेलीग्राम पर एक दिन आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो क्विज़ की फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाएंगे जल्दी ही, तो टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। और जब भी ये मेगा क्विज़ होता है जिसमें कम से कम हम 20, 25, 30 क्वेश्चन जो है वो डालेंगे या ज़्यादा क्वेश्चन वन टाइम डालेंगे, तो वो जल्दी आपको बता दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ज़रूरी है, इसके साथ जुड़ जाइए। और आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।